नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने YouTube चैनल स्टडी टेबल पे, जहां हम हर रोज़ करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी और सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी। और आज की ये वीडियो है हमारे टॉप 50 जीके के सवाल के ऊपर, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और आगे भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। स्टैटिक जीके के 50 प्रश्न हम लोग आज करेंगे और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये 50 प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके 2024 में हर एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना होगी। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बिना देरी किए हुए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, भारत से अंग्रेज़ों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था? ए. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी. सुभाष चंद्र बोस, सी. खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर डी. बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया था? ए. 1970, बी. 1965, सी. 1975 या फिर डी. 1968। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1965 में जो है जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त किया था। ठीक है, अच्छा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है क्या? तो रेमन मैग्सेसे हैं वो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। ठीक है, फिलीपींस के राष्ट्रपति थे जिनकी 1957 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड मिलता है और जयप्रकाश नारायण जी को ये अवार्ड मिला था अपनी जन सेवा के लिए। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? हजारीबाग पठार, बी. पलामू का पठार, सी. मलबा का पठार या फिर डी. अमरकंटक पठार। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक का पठार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिहार में जो गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है, अमरकंटक के पठार से उसका उद्गम होता है। ठीक है, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है अमरकंटक का पठार? ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है आपका अमरकंटक का पठार, याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, इरूला जनजाति कहाँ पाई जाती है? इरूला, ए. आंध्र प्रदेश और केरल में, बी. तेलंगाना और कर्नाटक में, सी. केरल और तमिलनाडु में या फिर डी. आसाम और नागालैंड में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल और तमिलनाडु में जो है इरूला जनजाति पाई जाती है। ठीक है, पांचवें प्रश्न पे चलते हैं, झंडा गीत किसने लिखा था? ठीक है, झंडा गीत हमारा जो है किसने लिखा है? ए. बंकिम चंद्र चटर्जी, बी. रविन्द्रनाथ टैगोर, सी. मैथिली शरण गुप्त या फिर डी. श्यामलाल गुप्त पार्षद। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने जो है वो हमारा झंडा गीत लिखा है। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। अगले प्रश्न पे चलते हैं, पीपली घाट दर्रा, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? ए. पूर्वी घाट, बी. पश्चिमी घाट, सी. विंध्याचल श्रेणी या फिर डी. अरावली। क्या है? पीपली घाट दर्रा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली में स्थित है। ठीक है, पीपली घाट दर्रा जो है वो अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। ठीक है, याद रखना है सभी को। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं? ए. गंगा ताप्ती कृष्णा, बी. गंगा महानदी नर्मदा, सी. कावेरी गंगा महानदी या फिर डी. नर्मदा ताप्ती कृष्णा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी गंगा और महानदी जो है वो भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियों का समूह है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? ए. उत्तर पूर्व, बी. दक्षिण पश्चिम, सी. दक्षिण पूर्व या फिर डी. उत्तर पश्चिम। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण जो है वो भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर जो है वर्षा होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? याद रखना है, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, एसएससी की एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार, भूरा कोयला। ए. लिग्नाइट, बी. एंथ्रासाइट, सी. बिटुमिनस या फिर डी. कोक। तो लिग्नाइट को जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। लिग्नाइट को जो है वो भूरा कोयला कहा जाता है। ठीक है, 10वें प्रश्न पे चलते हैं। 10वां प्रश्न है, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है?
कौन सा मेला? वात्सल्य मेला। ए चंडीगढ़, बी बेंगलुरु, सी भोपाल या फिर डी न्यू दिल्ली। राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। न्यू दिल्ली में जो है वो प्रतिवर्ष वात्सल्य मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो 10 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, 10 प्रश्न हमारे पूरे हो चुके हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप में जो है एक भी मरुस्थल नहीं है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, सहभोजिता में क्या होता है? ए सजभोजी लाभान्वित होते हैं, बी परपोषी लाभान्वित होता है, सी सजभोजी और परपोषी दोनों लाभान्वित होते हैं या फिर डी कोई लाभान्वित नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा कि सजभोजी लाभान्वित होते हैं सहभोजिता में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण क्या है? ए पादप, बी शेर, सी मेंढक या फिर डी हिरन। राइट आंसर होगा हिरन, ऑप्शन नंबर डी। हिरन जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, क्योंकि पादप जो है वो क्या बोलते हैं वो फर्स्ट हो गया और सबसे पहले मतलब उसका उपभोग कौन करता है? तो सबसे पहले हिरन, उसके बाद हिरन को शेर खाता है। ये वाला जो सर्कल है ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसमें सबसे जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो हिरन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नींद का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ए एस्ट्रोलॉजी, बी एगेस्ट्रोलॉजी, सी पोमोलॉजी या फिर डी हिप्नोलॉजी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिप्नोलॉजी के अंतर्गत जो है वो नींद का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, स्लीप का अध्ययन। अगला प्रश्न है, चावल का प्राचीन नाम क्या था? ए गोधुम, बी यव, सी चवर्ण या फिर डी ब्रीही। बताइए कमेंट में, जल्दी से कमेंट में बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी को चवर्ण लग रहा होगा, है ना? चवर्ण नहीं, चवर्ण नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी व्रीही। ठीक है, चावल का प्राचीन नाम है व्रीही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कितना डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है? ए 180 डिग्री, बी 0 डिग्री, सी 90 डिग्री या फिर डी 60 डिग्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0 डिग्री अक्षांश को ही विषुवत रेखा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? ए तिलहन उत्पादन से, बी फलों के उत्पादन से, सी सब्जियों के उत्पादन से या फिर डी तिलहन के उत्पादन से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फलों के उत्पादन से जो है वो सुनहरी क्रांति संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। त्योहारों का नगर के रूप में किसे जाना जाता है? ए मदुरै, बी काशी, सी हरिद्वार या फिर डी वाराणसी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मदुरै जो है, मदुरै शहर जो है वो त्योहारों का नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिमी रेलवे का, ए जयपुर, बी इलाहाबाद, सी वाराणसी या फिर डी मुंबई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में जो है वो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पौधे और जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ए सहोपकारिता, बी सहजीवी, सी अनुकूलन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन एक जीव जंतुओं और पौधों में पाया जाने वाला ऐसा लक्षण है जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। मृदा, जल और वायु किस आवास के घटक हैं? ए जैव, बी अजैव, सी उपयुक्त दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजैव। मृदा, जल और वायु अजैव आवास के घटक हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? ठीक है, ए घास के मैदान,
बी मरुस्थलीय, सी पर्वतीय या फिर डी सामुद्रिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समुद्रिक जो है, समुद्रिक एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है, समुद्र। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? ए हाइड्रोफाइट्स, बी जीरोफाइट्स, सी हेलोफाइट्स या फिर डी मेसोफाइट्स। क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीरोफाइट्स बोलते हैं किसको? रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। 24वां प्रश्न आ गया हमारा, लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? ए हाइड्रोफाइट्स, बी जीरोफाइट्स, सी हेलोफाइट्स या फिर डी मेसोफाइट्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेलोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, हेलोफाइट्स, सॉरी हेलोफाइट्स बोलते हैं किसको? लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे को कहते हैं हेलोफाइट्स। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है? ए गेहूं का खेत, बी आम का बागान, सी घास स्थल या फिर डी एक्वेरियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घास स्थल जो है वो परितंत्र प्राकृतिक है। ठीक है, वो खुद ब खुद प्राकृतिक की नेचुरल रूप से जो है वो हमारा हो जाता है घास स्थल। ठीक है, बाकी गेहूं का खेत, आम का बागान, ये सब हमें, एक्वेरियम ये सब हमें लगाना पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम है? ए शवाना, बी टैगा, सी चैपरेल या फिर डी टुंड्रा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डी टुंड्रा। ठीक है, लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम टुंड्रा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? ए सदाबहार वन, बी शंकुधारी वन, सी पतझर वन या फिर डी टैगा वन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पतझर वन। ठीक है, प्राकृतिक रूप से जो हमारी वनस्पतियाँ उगती हैं उनमें सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के वन का है? तो पतझर वन हमारे जो है वो सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? दक्षिणी अमेरिका में जो है एक चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान है, जहाँ पे पेड़ नहीं है, घास का मैदान है, उसको क्या कहते हैं? ए शेलवा, बी पपान्स, सी प्रेयरी या फिर डी स्टेपेज। राइट आंसर हो जाएगा एक मिनट, हाँ, ए सेल्वा, बी पंपास, सी प्रेयरी या फिर डी स्टेपेज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंपास बोलते हैं उस मैदान को। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में एक चौड़ा जो है वृक्ष रहित, मतलब कि पेड़ नहीं है, सिर्फ घास का मैदान है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? पंपास। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। रिपीटेड प्रश्न है। 29, शब्द कैवल्य किस धर्म से संबंधित है? कैवल्य एक शब्द है, वो किस धर्म से संबंधित है? ए जैन धर्म, बी बुद्ध धर्म, सी सिख धर्म या फिर डी इस्लाम धर्म। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म से संबंधित है क्या? कैवल्य। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस सिख गुरु को औरंगजेब ने इस्लाम न कबूल करने पर हत्या करवा दी थी? ए गुरु तेग बहादुर, बी गुरु अंगद देव, सी गुरु अमरदास या फिर डी गुरु रामदास। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी किसने? औरंगजेब ने। किस लिए? इस्लाम नहीं कबूल किया था उन्होंने, इसीलिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व रेडियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 13 फरवरी, बी 23 फरवरी, सी 22 फरवरी या फिर डी 16 फरवरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13 फरवरी को जो है वो विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। ये जो दिवस वाले जो सवाल होते हैं ये बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप सभी को याद रखना है। अगर आप SSC CHSL का फॉर्म भर चुके हैं तो आपके लिए ऐसे दिवस वाले एक अलग से वीडियो आएगी, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, कहीं से भी देख लीजिए, लेकिन ये दिवस वाला जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा, कहीं से पढ़ लीजिए। ये बहुत ज़्यादा, मतलब 1 या 2 प्रश्न दिवस से आते ही आते हैं। ठीक है, तो रेडियो दिवस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण डेट है, याद रखना है आप सभी को। 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व NGO दिवस, ठीक है, 18 फरवरी, 20 फरवरी, 27 फरवरी या फिर डी 10 फरवरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 27 फरवरी को जो है वो विश्व NGO दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है आप सभी को।
अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसे जाता है? ए गुप्त काल को, बी हिंदू यूनानियों को, सी कुषाण को, या फिर डी चोल शासकों को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद यूनानियों को जो है वो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो हैं वो चलाने के श्रेय दिया जाता है। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? सर्वाधिक, ए गुप्त वंश, बी मौर्य वंश, सी कुषाणों ने, या फिर डी राष्ट्रकूट वंश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश के शासनकाल में जो है वो सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, अच्छा ये भी याद रखना है कि शुद्ध सोने के सिक्के जो हैं वो कुषाण काल में उसके शासक कनिष्क के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, शुद्ध सोने के सिक्के। अगला प्रश्न है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप, ए फुटबॉल, बी खो खो, सी बैडमिंटन, या फिर डी हॉकी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी से संबंधित है रंगास्वामी कप। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, जूना खां का संबंध निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम था? बताइए, जूना खां किसका वास्तविक नाम था? ए नसरुद्दीन महमूद, बी औरंगजेब, सी मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर डी गयासुद्दीन तुगलक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जो है वास्तविक नाम जो है वो जूना खां था। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। आपसे ये उलट के मतलब कि ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो है वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन में जूना खां रहेगा, आपको टिक करना होगा। ठीक है, या फिर एज इट इज़ भी आ सकता है। अगला प्रश्न है, दोहरी शासन नीति को किस गवर्नर जनरल द्वारा जो है समाप्त किया गया? दोहरी शासन नीति, ए वॉरेन हेस्टिंग, बी डलहौजी, सी लॉर्ड रिपन, या फिर डी लॉर्ड वेलेजली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग द्वारा जो है वो दोहरी शासन नीति जो है वो समाप्त किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ए यकृत, बी अग्न्याशय, सी अवटु ग्रंथि, या फिर डी आमाशय। बताइए जल्दी से कमेंट में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवटु ग्रंथि जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। अच्छा, अवटु ग्रंथि इसको बोलते हैं थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, अच्छा सबसे बड़ी ग्रंथि, सिर्फ सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ठीक है, ये भी याद रखना है आप सभी को। और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्न्याशय। ठीक है, सबसे बड़ी जो है वो मिश्रित ग्रंथि, ये भी याद रखना है आप सभी को। ठीक है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्न्याशय, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है अवटु ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, और सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ठीक है, अगला प्रश्न है, बालों का झड़ना तथा चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए विटामिन B5, विटामिन B7, सी विटामिन B12, या फिर डी विटामिन B2। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B7 की कमी से जो है वो बालों का झड़ना और चर्म रोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारी जल का अनुभार कितना होता है? जो हमारा भारी जल होता है उसका अनुभार कितना होता है? 18, 20, 36, या फिर 54। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 होता है अनुभार किसका? भारी जल का। ठीक है, अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर के निर्माण में निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? ए ऑक्जेलिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी टार्टरिक अम्ल, या फिर डी बेंजोइक अम्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टार्टरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है किसके लिए? बेकिंग पाउडर के निर्माण में। ठीक है, याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? ए जल, बी वायु, सी कांच, या फिर डी निर्वात। बताइए आप सभी। अच्छा एक चीज़ आप सभी को याद रखना है कि बेकिंग सोडा का जो है वो दूसरा नाम होता है, क्या बोलते हैं उसको? जल्दी से कमेंट में बताइए। सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं उसको। ठीक है, याद रखना है आप सभी को, परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, इसका जवाब बताइए आप सब।
प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए सबसे कम होगी? जल में, वायु में, कांच में या फिर डी निर्वात में? तो राइट आंसर होगा कांच। ठीक है, प्रकाश की गति जो है वो कांच के बीच जाते हुए सबसे कम होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विकास से संबंधित नहीं है? ए अरुंधति, बी ममता योजना, सी कुसुम योजना या फिर डी रूपाश्री योजना? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुसुम योजना। ठीक है, तो जो कुसुम योजना है वो महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास से संबंधित नहीं है। बाकी अरुंधति, ममता योजना और रूपाश्री योजना जो है वो महिलाओं से संबंधित है। ठीक है, तो कुसुम योजना में होता क्या है? तो कुसुम योजना में जो है वो हमारे देश भर में जो सिंचाई की जो व्यवस्था है उसके लिए जो डीजल और मोटर मतलब बिजली चलित जो मोटर का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए सोलर से चलाने की योजना है। ठीक है, सोलर पावर से। ठीक है, तो कुसुम योजना उसका नाम है। बाकी सारे जो है ये बाकी तीन ए, बी और डी ये सारे जो है महिलाओं सशक्तिकरण से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 बी, अनुच्छेद 243 सी या फिर अनुच्छेद 243 डी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 डी में जो है वो पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 243 डी याद रखना आप सभी को। ठीक है, डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है। भारत का 25वां उच्च न्यायालय, 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? ए शिलोंग उच्च न्यायालय, बी इम्फॉल उच्च न्यायालय, सी अगरतला उच्च न्यायालय या फिर डी अमरावती उच्च न्यायालय? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमरावती हाई कोर्ट जो है वो भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो हाई कोर्ट से सवाल आते हैं आपके। ठीक है, तो याद रखना है आप सभी को 25वां उच्च न्यायालय हमारा जो है वो अमरावती उच्च न्यायालय है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 22, 24, 29 या फिर 32? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29। ठीक है, भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें 29 विषय हैं। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारण कौन सा है? किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु होती है उसको नियंत्रित करने के लिए जो सबसे मेन जो कॉज है वो क्या है? समुद्र से दूरी, ऊंचाई, महासागरीय धाराएं या फिर इनमें से बढ़ी? मतलब गलती लिखा हुआ है यहाँ पे, इनमें सभी होना चाहिए। ठीक है, इनमें सभी। ठीक है, तो जलवायु को नियंत्रित करने के लिए जो है इनमें सभी। ठीक है, जलवायु किससे मापी? समुद्र से कितनी दूरी है उससे भी आपकी जलवायु प्रभावित होती है। ऊंचाई कितनी है उस स्थल की उससे भी जलवायु प्रभावित होती है। ठीक है, महासागरीय धाराएं से भी जो है वो जलवायु जो है प्रभावित होती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है। पुस्तक जयप्रकाश तुम लौट आओ किसने लिखी है? ए रंजना सिंह, बी उर्वशी भास्कर, सी ममता मेहरोत्रा या फिर डी ममता कालिया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ममता मेहरोत्रा द्वारा लिखी गई पुस्तक है जयप्रकाश तुम लौट आओ। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? ए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, बी विनायक दामोदर सावरकर ने, सी लाला हृदयलाल ने या फिर डी सोहन सिंह भागना से? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनय दामोदर सावरकर द्वारा जो है वो मित्र मेला संघ की शुरुआत की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर और हमारे आज के आखिरी प्रश्न की ओर। 50वां प्रश्न है हमारा। क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है? ए फॉस्जीन, बी मस्टर्ड गैस, सी क्लोरोफिनॉल या फिर डी कोई नहीं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉस्जीन प्राप्त होता है हमें कब? क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर। ठीक है, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। आज हमने जीके के 50 सवाल किए जो कि हमारे एसएससी, सीएचएसएल या फिर हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही सवालों के साथ। तब तक के लिए गुड लक, धन्यवाद।